तो स्टूडेंट्स अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस एंड टू वेरिएबल के पार्ट 2 की, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे ग्राफिकल मेथड। जिन बच्चों ने पार्ट 1 नहीं देखा है पहले वो पार्ट 1 देखें, उसके बाद पार्ट 2 पर आए। इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि ग्राफिकल मेथड से एक्स और वाई की वैल्यू हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। देखिए तो चलिए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन। हमारे पास इक्वेशन पहले से मौजूद है, यहाँ पर मैंने पहले से इक्वेशन लिख ली है। फर्स्ट इक्वेशन है हमारी x माइनस 2y इक्वल टू 0, सेकेंड इक्वेशन है 3x प्लस 4y इक्वल टू 20। आप इसको इक्वेशन 1 नाम दे देंगे, इसको इक्वेशन 2 नाम दे देंगे। उसके बाद आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। क्या लिखेंगे आप? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। और फर्स्ट इक्वेशन को इस तरीके से यहां पर नोट कर लेंगे, x माइनस 2y इक्वल टू 0। उसके बाद आप फर्स्ट इक्वेशन के बगल में एक बॉक्स बना लेंगे इस तरीके से। उस बॉक्स में ऊपर लिखेंगे x, नीचे लिखेंगे y, और इसको इस तरीके से पार्ट कर लेंगे, जिसमें आपकी x की 2 वैल्यू आएंगी और y की 2 वैल्यू आएंगी। वैल्यू 2 से ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन 2 वैल्यू से हमारा काम बन जाएगा, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो हम ज्यादा वैल्यू क्यों माने? क्लियर है? अब आपको x या y में अपनी मर्जी के हिसाब से वैल्यू पुट करनी है। समझ रहे हैं? x या y में आपको अपनी मर्जी के हिसाब से वैल्यू पुट करनी है। वैल्यू आप कोई भी वैल्यू मान सकते हैं। वो वैल्यू माइनस में भी हो सकती है, प्लस में भी हो सकती है, इवन 0 भी हो सकती है वैल्यू। ठीक है? आप चाहे x में चाहे y में अपनी मर्जी के हिसाब से वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो मैं मान लेता हूं कि इफ x इक्वल टू 1, अगर मैं मान लेता हूं कि मेरा x बराबर क्या है? 1 है। तो अगर मेरा x बराबर 1 है तो मैं x क्या पुट करता हूं? 1 माइनस 2y इक्वल टू कितना आएगा मेरा? 0, और माइनस 2y इक्वल टू ये आ गया -1, क्योंकि 1 प्लस का उधर जाएगा, किसका हो जाएगा? माइनस का। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर आ जाएगा आपका 1/2 इक्वल टू ये आ गया आपका 0.5। तो जब आपने x की वैल्यू 1 पुट करी तो y की वैल्यू आती है आपकी 0.5। अब आपको यही चीज यहां पर ध्यान रखनी है कि आपको x या y की कोई ऐसी वैल्यू नहीं माननी है जिससे आपकी वैल्यू क्या है? पॉइंट में आए। कि जैसे मैंने x इक्वल टू यहाँ पे 1 माना तो मेरा y क्या आ गया? यहाँ पे पॉइंट में आ गया। गलत नहीं है। पॉइंट में अगर आपकी वैल्यू आती है इसका मतलब ये नहीं कि आपने सॉल्यूशन गलत किया है या आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। चूंकि हम इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे, तो ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते समय आपको ज्यादा दिक्कत ना आए, क्योंकि पॉइंट वाले नंबर को रिप्रेजेंट करना थोड़ा सा टिपिकल होता है ना रेगुलर नंबर से। तो आप कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जो आपका नंबर मिले वो पॉइंट में ना मिले। तो इसलिए आपको इस तरीके की वैल्यू एज्यूम करनी है कि जिसको मानने से आपकी वैल्यू किसमें ना आए? पॉइंट में ना आए। क्लियर है? तो मैं यहाँ पर वैल्यू चेंज कर देता हूँ। ठीक है? तो अगर अब मैं x की जगह 1 ना मानते हुए क्या मान लेता हूं? 2 मानता, तो क्या होता मेरा? तो x की जगह 2 आ जाता, माइनस 2y इक्वल टू 0। क्लियर है? अब देखेंगे आप, माइनस 2y इधर रहेगा, ये प्लस का 2 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और y बराबर कितना आ जाएगा मेरा? 1 आ जाएगा। क्लियर है? तो जब मैंने x की वैल्यू 2 पुट की है ना, तो मेरा y की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। समझ में आया आप लोगों को? अगेन फिर से क्या करेंगे हमको एक वैल्यू और माननी है। तो इस बार आप x की वैल्यू 4 मान लीजिए। अगर आप x की वैल्यू 4 मानते हैं तो क्या होगा? देखिए आप x की वैल्यू 4 लिख सकते हैं, माइनस 2y इक्वल टू 0, माइनस 2y इक्वल टू 4 को उधर लीजिए तो -4, माइनस से माइनस कैंसिल, 2y इक्वल टू कितना बचा? 4, और y इक्वल टू क्या हो गया आपका? 4/2 इक्वल टू कितना आ गया आपका? 2, क्योंकि 2 1 जा 2 होता है, 2 2 जा 4 होता है। तो फाइनली वैल्यू कितनी आ गई आपकी? y इक्वल टू 2 आ गई। क्लियर है? तो जब आपने x की वैल्यू 4 पुट की तो y कितना आ गया आपका? 2 आ गया। क्लियर है? तो इस तरीके से आपकी इक्वेशन फर्स्ट के लिए आपका बॉक्स कंप्लीट हो गया। आपको समझ में आया? आप अपने हिसाब से कोई भी वैल्यू मान सकते हैं। हो सकता है कि आप बच्चों के दिमाग में आए कि सर हम यहाँ पर जैसे आप 2 मान रहे हैं तो मेरा 6 मानने का। आप बिल्कुल मान सकते हैं, आपका आंसर गलत नहीं होगा, आपका ग्राफ गलत नहीं होगा। क्लियर है? आप माइनस में ही वैल्यू मान सकते हैं। बस आप ध्यान रखिए कि वैल्यू जो आपकी आए वो होल नंबर आनी चाहिए, है ना? आपका पॉइंट में वैल्यू नहीं आनी चाहिए। क्लियर है? चलिए अब हम लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। क्लियर है? बहुत अलग अलग बच्चों के ये वैल्यूज अलग अलग हो सकती हैं, पर जब आपका ग्राफ बनेगा और ग्राफ में जो आपकी एक्स और वाई की वैल्यू आएंगी वो सबकी सेम आएगी, है ना? आप सबके ग्राफ एक जैसे बनेंगे, भले यहाँ पे वैल्यू अलग अलग है लेकिन ग्राफ आपके सबके एक जैसे बनेंगे। क्लियर है? तो इक्वेशन नंबर 2 है आपकी। इक्वेशन नंबर 2 क्या है? 3x प्लस 4y इक्वल टू 20।
मैं यहाँ पर एक पार्टीशन बना देता हूँ। ठीक है, क्या करेंगे हम इसके लिए, एक बॉक्स बनाएंगे सेम। उस बॉक्स में सबसे पहले हम x लिखेंगे, फिर हम y लिखेंगे, और यहां पर हमारी x की 2 वैल्यू आएंगी, y की हमारी 2 वैल्यू आएंगी। क्लियर है? जैसे हमने यहाँ पर x की वैल्यू सपोज की थी, आप चाहे तो y की वैल्यू भी सपोज कर सकते हैं। चलो मैं यहाँ पे y की वैल्यू सपोज करके आपको दिखा देता हूँ कि इफ y इक्वल टू, आप 0 ही मान सकते हैं ना। अगर मैंने मान लिया y इक्वल टू क्या है मेरा, 0 है, तो क्या होगा, y इक्वल टू अगर आप 0 मानोगे तो फिर से 3x इक्वल टू 20 बचेगा, और जब आप 3x इक्वल टू 20 बचेगा तो 3 इंटू में कहा जाएगा, डिवाइड में, तो 20/3 हो जाएगा। तो 20/3 का जब आप डिवाइड करेंगे तो वापस पॉइंट में आएगा। क्लियर है? तो इसलिए यहां पर आप 0 ना माने तो ही बेटर है। क्लियर है? तो 0 ना मानते हुए मैं इस वैल्यू को 4 2 8, तो y इक्वल टू 2 मान लेता हूं। क्लियर है? तो जब मैं y इक्वल टू 2 मानूंगा, आप शुरुआत करेंगे तो आप एक एक करके वैल्यू रखना शुरू करें। पहले आप 1 रखें, फिर 2 रखें, फिर 3 रखें, जिससे आपको सही वैल्यू मिले, अब वो वाली वैल्यू पुट कर सकते हैं ना। तो 3 इंटू एक्स 4 इंटू 2 इक्वल टू 20, तो 3x इक्वल टू कितना हो गया आपका, 4 2 8 इक्वल टू 20, दिस इज 20, दिस इज 20। देन 3x इक्वल टू 20 माइनस 8, 3x इक्वल टू कितना बचेगा, ये 12 है ना। 20 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, 12। अब x बराबर कितना हो जाएगा, जो चीज किसी का मल्टीप्लाई में होती है सामने कहां पहुंचती है, डिवाइड में। तो फाइनली कितना आ गया आपका 4, 3 1 3, 3 4 12, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 4। क्लियर है आपको? अब जब आपने y की वैल्यू 2 पुट की तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 4 आ गई, है ना। कोई डाउट? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर आप y की वैल्यू क्या माने, है ना, आप 1 मानेंगे इसकी वैल्यू, तो 1 उधर जाके 16 हो जाएगा, तो फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड पॉइंट में आएगा। 2 आप ले ही चुके हैं। अब अगर आप यहाँ पे 3 लेंगे, 4 3 12, तो 12 वहां जाके 20 माइनस 12 8 बचेगा, 8 का 3 में डिवाइड करेंगे फिर पॉइंट में आएगा। आप 4 मानेंगे तो 4 4 16 होता है, 16 वहां जाके ये 4 बचेगा। 5 मानेंगे तो 5 5 4 20। हाँ, इससे आपका काम बन सकता है ना। कैसे कि आपका y इक्वल टू 5 है। देखिए आपने देखा ना कि मैं भी एक एक करके वैल्यू सपोज ही कर रहा हूं, है ना। तो आप कॉपी में अलग रफ में वैल्यू ट्राई करके फिर पुट करके देख सकते हैं ना। तो अगर मैं y की वैल्यू 5 मानता हूं तो क्या होगा, देखिए 3x प्लस 4 इंटू 5 इक्वल टू 20, तो 3x इक्वल टू कितना हो गया, 3x प्लस 20 इक्वल टू 20। 3x इक्वल टू कितना होगा, 20 माइनस 20, और 20 माइनस 20 करूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा, ये 0। अब 3x बराबर कितना हो गया आपका, देखिए मैं यहां पे कर देता हूं इसको, तो 3x बराबर कितना आएगा मेरा 20, तो x बराबर कितना आएगा, सॉरी 3x बराबर कितना आएगा 0, क्योंकि 20 माइनस 20 0 हो गया, और 0/3 कितना होता है आपका 0। तो फाइनली x की वैल्यू क्या आ गई मेरी 0। क्लियर है? तो जब आपने y की वैल्यू 5 पुट करी तो x की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, 0 आ गई। समझ में आया आप लोगों को? तो आपने देखा होगा कि आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट के लिए बॉक्स कंप्लीट हो चुका है, इक्वेशन नंबर सेकंड के लिए बॉक्स कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसमें ग्राफ बनाएंगे। अब क्या बनाएंगे, हम इसमें ग्राफ बनाएंगे। आप सब लोग ग्राफ बनाने के लिए स्केल का इस्तेमाल करेंगे, पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले ग्राफ बनाने के लिए आपको एक y एक्सिस खींचनी पड़ेगी और एक x एक्सिस खींचनी पड़ेगी, है ना। जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है, मतलब जो लीटी वाली एक्सिस होती है, उसको हम बोलते हैं x एक्सिस। ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है, उसको हम बोलते हैं x एक्सिस। और जो वर्टिकल एक्सिस होती है, इसको हम बोलते हैं y एक्सिस। जो सेंटर पे होता है वो होता है हमारा 0। यहां पर x की वैल्यू भी 0 होती है और y की वैल्यू भी 0 होती है। इस सेंटर पे हमारी x की वैल्यू भी 0 होती है और y की वैल्यू भी 0 होती है। इस पॉइंट के, इस 0 के राइट हैंड साइड पे x की सारी वैल्यू प्लस में होती है ना। और इसके लेफ्ट हैंड साइड में x की जितनी वैल्यू होती है वो सारी किस में होती है, माइनस में होती है। ध्यान रखेंगे। इसी तरीके से सेंटर के ऊपर, 0 के ऊपर जो सारी वैल्यू होती है y की, वो प्लस में होती है, और सेंटर के नीचे, 0 के नीचे जितनी वैल्यू होती है सारी आपकी, वो सारी वैल्यू आपकी किस में होती है, माइनस में होती है। क्लियर है? समझ में आया आपको? तो 0 के राइट हैंड साइड में सारी वैल्यू प्लस की, 0 के लेफ्ट हैंड साइड में सारी वैल्यू माइनस की, 0 के ऊपर सारी वैल्यू y की प्लस में, और 0 के नीचे सारी वैल्यू y की माइनस में। समझ में आ गया होगा आपको? अब आप
यहां पर जैसे 0 के बाद क्या आता है आपका 1 2 3 4 5, इस तरीके से आप यहां पे लिख लेंगे। कहां तक लिखेंगे आप क्वेश्चन में चाहे तो देख सकते हैं कि आपकी x की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कहां तक है 4 तक है, तो आप 4 5 6 तक लिख के छोड़ देंगे, इससे ज्यादा आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। इसी तरीके से आप देखें कि आपकी माइनस में कोई वैल्यू है क्या, देखिए आपकी माइनस में ना इसमें कोई वैल्यू आ रही है ना माइनस में इसमें कोई वैल्यू आ रही है, तो आप नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, है ना। और अगर आपको थोड़ा सा लिखना है तो आप -1 -2 -3 इस तरीके से आप लिख सकते हैं ना, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, -1 -2 -3 -4। क्लियर है। इनकी स्पेसिंग जो कि आप स्केल से बनाएंगे तो बिल्कुल स्पेसिंग बराबर होनी चाहिए, जितनी स्पेसिंग आपकी यहां होगी उतनी स्पेसिंग आपकी यहां होगी, उतनी स्पेसिंग आपकी यहां होगी। क्लियर है। उसके बाद आप देखेंगे कि इस सेंटर के ऊपर 1 2 3 4 5 आप देखेंगे कि y की मैक्सिमम जो वैल्यू वो कितनी है, y की जो मैक्सिमम वैल्यू वो कितनी है 5 है, तो 5 तक लिखेंगे, 5 तक लिख लें, आप 6 तक लिख लें। सब लोग जहां तक है ग्राफ कॉपी में करेंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, क्योंकि वहां पे तो प्रॉपर स्पेसिंग पहले से ही रहेगी। जिनके पास ग्राफ कॉपी नहीं है, जो सिंपल कॉपी में जो सिंपल कॉपी में करना चाहते हैं तो वो स्केल का प्रॉपर यूज करें, है ना। अगर आप स्पेसिंग में गड़बड़ कर देंगे तो आपकी वैल्यूज भी गड़बड़ हो जाएंगी। क्लियर है। जैसे कि मैं बोर्ड पे बना रहा हूं तो मेरा भी प्रॉपर स्पेसिंग नहीं है, देखते हैं क्या होता है आगे, है ना। तो अब इन जो वैल्यूज आपने निकाली इक्वेशन नंबर 1 की और इक्वेशन नंबर 2 की, आप इन दोनों वैल्यूज को ग्राफ पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इक्वेशन नंबर 1 के वैल्यूज की। जो आपका इक्वेशन नंबर 1 वाला बॉक्स था वो ये वाला बॉक्स था। इस बॉक्स में लिखा है कि जब आपकी x की वैल्यू 2 थी तो y की वैल्यू क्या थी 1। हमेशा आप लोग याद रखें, आप लोग x को हमेशा पहले लिखेंगे, याद रखेंगे x हमेशा पहले आता है, y हमेशा बाद में आएगा। इस चीज को हमेशा दिमाग में बिठा लें कि x की वैल्यू हमेशा पहले होगी और y की वैल्यू हमेशा बाद में होगी। क्लियर है, दिमाग में आया। तो जैसे कि यहां लिखा है 2 और 1, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 1 है, तो आप क्या लिखेंगे 2,1। अब आप मुझे बताएं कि 2 प्लस का है कि माइनस का है और x का है, तो आप लोग समझ जाएं कि 2 किसका है, ये x का है। तो आप कौन से एक्सेस पे देखेंगे, इस वाले एक्सेस पे देखेंगे, और वो भी किस तरफ देखेंगे, सिर्फ प्लस वाले में देखेंगे, क्योंकि x की वैल्यू क्या है प्लस में है आपके। तो 2 प्लस में कहां है, ये रहा आपका, ठीक है आपको, दिस इज 2, x का 2। अब आप देखेंगे y इक्वल टू 1, ये भी क्या है प्लस है, तो y प्लस 1 कहां है, आप देखेंगे y का प्लस 1 कहां है, यहां है, दिस इज y प्लस 1। मिल गया आपको। मैंने आपको दिखाने के लिए यहाँ पे गोला कर दिया, आप लोग यहाँ पर अभी गोला ना करें इसको, है ना, समझ में आया आपको। तो अब आप देखें आपको करना क्या है, मैं इसको हटा देता हूँ, है ना। इसको आपको गोला नहीं करना है यहाँ पे अभी, है ना, मैंने सब आपको दिखाने के लिए गोला कर दिया है ना। तो आप देखेंगे कि आपका x का 2 ये रहा और y का 1 ये रहा। अब आप क्या करेंगे, स्केल से इस लाइन को आगे बढ़ाएंगे, सीधे स्केल सीधे रख के, और ऐसे ही आप इस लाइन को आगे बढ़ाएंगे, और जिस पॉइंट पर ये दोनों कट जाएंगे, जिस पॉइंट पर ये दोनों मिल जाएंगे, जब आपने y को आगे बढ़ाया और यहां से आपने 2 को आगे बढ़ाया, जिस पॉइंट पे आपस में मिल जाएंगे उस पॉइंट को आप नाम दे देंगे 2,1। क्लियर है। तो ये पॉइंट जो आपका हो गया वो क्या हो गया आपका 2,1। समझ में आया आप लोगों को अच्छे से, क्लियर है। और मैंने 2,1 क्यों लिखा, क्योंकि पहले हमेशा x लिखते हैं, बाद में हमेशा y लिखते हैं। समझ में आया आपको। चलिए इसी तरीके से अब हमको लिखना है 4,2। अब आप लोग सोचिए कि 4 की वैल्यू कहां होगी, x इक्वल टू 4 कहां होगा, दिस इज x इक्वल टू 4, क्योंकि प्लस में है, ये माइनस की वैल्यू तो है नहीं, जो हम यहां देखें वैल्यू किसमें प्लस में है, तो 4 ये रहा हमारा, है ना। इसी तरीके से y इक्वल टू 2, ये भी क्या है प्लस में है, तो 4 ये रहा हमारा और y का 2 ये रहा हमारा। अब क्या करेंगे, दोनों वैल्यूज को आगे बढ़ाएंगे, तो 2 वाली लाइन को हमने आगे बढ़ाया डॉट डॉट करके, उसी तरीके से हमने y वाली लाइन को डॉट डॉट करके आगे बढ़ाया, जहां पर दोनों टकराई उसको हमने गोला कर दिया, और उसको क्या नाम दे दिया हमने 4,2। 4,2 क्यों नाम दिया, क्योंकि x को हमेशा पहले लिखते हैं, y को हमेशा बाद में लिखते हैं। तो इस तरीके से आपका जो इक्वेशन नंबर 1 का बॉक्स था वो कंप्लीट हो गया, आपकी दोनों वैल्यू यहाँ पे रिप्रेजेंट हो चुकी हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स पे अपनी स्केल रखेंगे, स्केल रख के आप इस तरीके से इनको जोड़ देंगे, है ना, स्केल रखेंगे और इसको इस तरीके जोड़ देंगे और एक लंबी लाइन खींच देंगे, है ना। और इस लाइन पर ये जो लाइन आपकी आई है वो कौन सी इक्वेशन की है, वो x माइनस 2y इक्वेशन की है, इसलिए आप यहां पर x माइनस 2y इसको क्या दे देंगे,
नाम दे देंगे। समझ में आया? x माइनस 2y इसको क्या दे देंगे? नाम दे देंगे। अब इसी तरीके से आपको इक्वेशन नंबर 2 वाला जो बॉक्स है वो रिप्रेजेंट करना है। देखिए x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 2। अब तो आपको समझ में आ रहा होगा कि x की वैल्यू 4 कहाँ है, x की वैल्यू 4 ये रही है ना, और y की वैल्यू 2 कहाँ है, y की वैल्यू 2 भी ये रही है ना। तो आप देखेंगे कि आपकी इस वाली इक्वेशन की ये वाली वैल्यू बिल्कुल क्या है, देखिए सेम है ना। तो आप इसको इस वैल्यू को ऐसा का ऐसे बना लेने दीजिए, ठीक है। अगर कोई दूसरी वैल्यू होती तो आप उसको वहां पे ड्रॉ कर लेते हैं। अब दूसरा क्या है आपका 0,5। तो 0 क्या है आपका, x का 0 है। अब मैंने आपको बताया था x और y दोनों का 0 क्या होता है, यहां होता है ना। तो x का 0 तो आपको मिल गया, और y की वैल्यू क्या है आपकी 4 है ना। तो y की वैल्यू कितनी है आपकी 5 है, 5 वैल्यू ये रही। अब हम क्या करते हैं, वैल्यूज को आगे बढ़ाते हैं। इसको आप आगे बढ़ाते हैं इस तरफ, इसको आप ऊपर आगे बढ़ाते हैं। लेकिन इसको आगे बढ़ाने से मतलब ही नहीं, क्योंकि आप जब इसको ऊपर बढ़ाएंगे तो आपकी वैल्यू यही मिल जाएगी। समझ में आया आपको? तो 0,5 पॉइंट कहां बन जाएगा, यही बन जाएगा आपका। दिस इज 0,5, याद रखेंगे हमेशा, ठीक है। दिस इज 0, दिस पॉइंट इज कॉल्ड 0,5। समझ में आया आपको? गुड। तो अब आपके पास इस वाली इक्वेशन के लिए एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, है ना। अब आप स्केल से इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ दीजिए। क्लियर है? लाइन सीधी रखिएगा, टेढ़ी मत कीजिएगा। मेरे पास यहाँ पे स्केल नहीं है तो लाइन टेढ़ी हो रही है ना। अब जैसे कि आपने इस वाली इक्वेशन पे नाम दिया था x माइनस 2y, इसी तरह आप इस वाली इक्वेशन पे नाम दे दें 3x प्लस 4y इक्वल टू 20। तो ये जो इक्वेशन थी आपकी ऊपर वाली वो थी x माइनस 2y इक्वल टू 0, है ना। और ये वाली इक्वेशन क्या थी आपकी 3x प्लस 4y इक्वल टू 20, है ना। अब बात आती है कि आपको कैसे पता पड़ेगा कि x और y की वैल्यू क्या है ना। x और y की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप हमेशा वो पॉइंट देखेंगे जब ये दोनों इक्वेशंस की लाइन इंटरसेक्ट की। आप देखें कि ये दोनों इक्वेशंस जो है, एक 3x प्लस 4y 20 ये वाली इक्वेशन, और ये वाली इक्वेशन की जो लाइन है वो इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है? ये दोनों ही लाइन इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो जब आपने इस पॉइंट को देखा, तो जब आपने इस पॉइंट की इस लाइन को आगे बढ़ाया तो ये लाइन मिल रही है किस पे, 4 पे। और जब आपने इसको इस y वाले एक्सिस पे आगे बढ़ाया तो ये लाइन किस पे मिल रही है आपकी 2 पे। क्लियर है? जब आपने इस लाइन को यहां नीचे आगे बढ़ाया तो ये किस पे मिल रही है 4 पे, और जब आपने इस लाइन को यहां आगे बढ़ाया तो ये किस पे मिल रही है 2 पे। तो इसका मतलब ये जो 4 क्या है आपका, 4 कहां पर है आपका x पे है, और 2 कहां है आपका y पे है। इसका मतलब x इक्वल टू क्या होगा आपका 4, और y इक्वल टू कितना होगा आपका 2। क्लियर है? तो फाइनली जो आपका सॉल्यूशन है इस वाले ग्राफ के लिए, उसके लिए x की वैल्यू कितनी आती है आपकी 4, और y की वैल्यू कितनी आती है आपकी 2। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, है ना। आपको ग्राफिकल मेथड से x और y की वैल्यू निकालनी थी, और आपने x की वैल्यू फाइंड कर ली 4 और y की वैल्यू कितनी फाइंड कर ली 2। उसको आप किस तरीके से लिखेंगे 4,2। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना। किसी तरह का कोई भी डाउट रहता है, कोई भी क्वेरी रहती है, तुरंत आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। आपको आपकी जो क्वेरी है, आपका जो डाउट है, वो प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी जल्द से जल्द, है ना। जैसा ये क्वेश्चन था ऐसे आपको आपकी बुक में और भी क्वेश्चंस मिलेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ क्वेश्चंस उठाइए और उन क्वेश्चंस को लगाना शुरू कीजिए। मेथड सबका यही है, आपको फर्स्ट क्वेश्चन उठानी है, बॉक्स बनाना है, सेकंड इक्वेशन उठानी है, बॉक्स बनाना है। सिंपल है, एक वैल्यू पुट करेंगे दूसरी वैल्यू ऑटोमेटिकली निकल जाएगी। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ने से पहले हम कुछ चीजें और देख लेते हैं। जैसे कि आपको सामने एक टेबल दिखाई दे रही होगी, है ना। इस टेबल में आपको 3 तरीके के यहाँ पर ग्राफ दिखाई दे रहे हैं। देखो, एक ग्राफ ये बना हुआ है, एक ग्राफ ये बना हुआ है, एक ग्राफ ये बना हुआ है। मैं आपको बताऊं कि सिर्फ 3 ही तरीके के ग्राफ पॉसिबल हैं। जैसे कि या तो ग्राफ में जो 2 लाइंस होंगी एक दूसरे को किसी पॉइंट पर काटेंगी, जैसे इसमें काट रही है ना। ये 2 लाइनें एक दूसरे को इस पॉइंट पर काट रही हैं। अब इक्वेशंस पे डिपेंड करता है, हो सकता है कि इस पॉइंट पर काटती, हो सकता है इस पॉइंट पर काटती, मतलब काटना चाहिए, है ना। जब 2 लाइंस एक दूसरे को किसी ग्राफ में काटेंगी तो उसको हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्या बोलते हैं इसको हम? इंटरसेक्टिंग लाइंस। और जब 2 लाइंस एक दूसरे को किसी पॉइंट पर नहीं काटती हैं, इसका मतलब वो लाइंस किस तरह की बनती है? इस तरीके की बनती है ना। अब ये लाइन इस तरीके की भी हो सकती है, ये लाइंस इस तरीके की भी हो सकती है, ये लाइंस इस तरीके की भी हो सकती है ना। बस एक दूसरे को काटेंगे नहीं, तो उसको हम बोलेंगे पैरेलल लाइंस, है ना। और जब इक्वेशन सेम होती हैं, इक्वेशन सेम होने का मतलब यह है
कि जैसे मान लो आपका एक ग्राफ, इक्वेशन का एक ग्राफ आपका ऐसा बना और दूसरी इक्वेशन का भी सेम ग्राफ, सेम वैल्यूज आ रही है आपकी, और आपका ग्राफ क्या बन रहा है, ओवरलैप कर रहा है एक दूसरे को, तो उसको हम बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। ये आपके दो ग्राफ है पर चूंकि सेम इक्वेशंस हैं इसलिए ओवरलैप कर गए हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट लाइंस बोलते हैं। तो आपके सिर्फ तीन ही तरीके के ग्राफ पॉसिबल है, या तो इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, या पैरेलल लाइंस होंगी, या कोइंसिडेंट लाइंस होंगी। अब आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखा होगा, जब आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अभी किया हम लोगों ने, उसमें आपने देखा होगा कि जो ग्राफ था हमारा कुछ इस तरीके का ग्राफ बन रहा था, है ना। हमारा जो ग्राफ कैसे बन रहा था, इंटरसेक्टिंग लाइंस वाला ग्राफ बन रहा था, कुछ इस तरीके का ग्राफ बन रहा था। तो मैं आपको बताऊं कि जब आपका ग्राफ इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी, जब आपकी ग्राफ में लाइंस इंटरसेक्टिंग होंगी, तभी आपकी एक्स और वाई की वैल्यू पॉसिबल है। समझ रहे हैं, मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं। जब आपका ग्राफ जब आपकी ग्राफ में जो लाइंस होंगी वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, मतलब जब आपकी ग्राफ में जो लाइंस एक दूसरे को काटेंगी, तभी आपकी एक्स और वाई की वैल्यू पॉसिबल है। समझ में आ रहा है आपको। अगर ये लाइंस एक दूसरे को नहीं काट रही हैं तो आपकी एक्स और वाई की वैल्यू नहीं निकलेंगी। जैसे कि इंटरसेक्टिंग लाइंस ये वाली हैं, तो आपने देखा होगा प्रीवियस क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू 4 आ रही थी और वाई की वैल्यू 2 आ रही थी। लेकिन अगर मैं बोलूं कि इस केस में एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करें, तो देखिए ये दोनों लाइनें एक दूसरे को कहीं काट ही नहीं रही है ना। ये दोनों लाइनें, इसको नाम दे दिया 1, इसको नाम दे दिया 2, तो ये दोनों लाइनें एक दूसरे को कहीं काट रही है, नहीं काट रही है। तो इस कंडीशन में एक्स और वाई की वैल्यू नहीं निकलेगी। आप इसमें भी देखेंगे तो दो लाइंस आपस में, दो लाइनें एक दूसरे पे ओवरलैप कर गई है ना। इस कंडीशन में भी किसी तरह की कोई एक्स और वाई की वैल्यू पॉसिबल नहीं है। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे कि जब हमारी लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी तो उसको हम कहते हैं एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। क्या कहते हैं हम इसको, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, या हम इसको कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, जब हमारी लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, या फिर हम उसको बोलेंगे यूनिक सॉल्यूशन, क्योंकि सिर्फ इसमें एक्स और वाई की वैल्यू पॉसिबल है। और जब आपका ग्राफ पैरेलल लाइंस का ग्राफ होगा, मतलब जब आपकी लाइंस कैसी होंगी, पैरेलल होंगी, तो आप लिखेंगे कि आपका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, नो सॉल्यूशन पॉसिबल। तो आपका सॉल्यूशन कैसा होगा, सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा। तीसरी कंडीशन है आपकी कोइंसिडेंट लाइन की कंडीशन, कि जब आपकी लाइन एक दूसरे पर ओवरलैप कर रही है, उसको हम बोलते हैं इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं उसको, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। अब आप एक चीज और देखें कि जब आपकी इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी और आपकी कोइंसिडेंट लाइंस होंगी, तब आपका जो ग्राफ होगा वो कंसिस्टेंट होगा। देखें, इसको आप टेबल कॉपी में नोट कर लें, बना लें, अच्छे से समझ लें, है ना। तो जब आपकी लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, कोइंसिडेंट लाइन होंगी, तो आपका ग्राफ कैसा होगा, कंसिस्टेंट ग्राफ होगा। और जब आपकी लाइंस पैरेलल लाइंस होंगी तो आपका ग्राफ कैसा होगा, इनकंसिस्टेंट ग्राफ होगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो उम्मीद है आप लोगों को इतना पार्ट समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं इस वाले हिस्से की। आप इक्वेशन को देखकर भी समझ सकते हैं, जो आपकी दो इक्वेशन दी रहती हैं, दो लीनियर इक्वेशन दी रहती हैं, आप उनको देखकर भी समझ सकते हैं कि आपकी जो ग्राफ है, आपका जो ग्राफ है वो किस तरह की ग्राफ है, आपका यूनिक सॉल्यूशन है, आपकी इक्वेशन कैसी है, मतलब जो इंटरसेक्टिंग लाइंस निकलेंगी वो पैरेलल लाइंस होगी कि वो कोइंसिडेंट लाइंस होगी, आपका सॉल्यूशन कैसा होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा कि नो सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा, या आप इक्वेशन के हिसाब से भी डिसाइड कर सकते हैं। अब किस तरीके से कर सकते हैं मैं आपको बताऊं। जैसा कि मान के चलो कि आपके पास दो इक्वेशंस हैं, एक इक्वेशन आपने ये मान ली है, एक इक्वेशन मैंने ये मान ली है। अब इस इक्वेशन को मैं थोड़ा अपने हिसाब से मान लेता हूं। जैसे कि ये आपका लिखा है ax1 b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, तो मैं मान लेता हूं मेरा ये लिखा है 2x प्लस 3y प्लस 7 इक्वल टू 0। अब ये जो 7 है ना, ये 7 आपका उस तरफ जाके माइनस हो जाता है। कुछ इक्वेशन आपकी इस तरीके की होती है ना, अगर मैं बोलूं ये लिखा है आपका 2x प्लस 3y इक्वल टू -7, तो इस -7 को आप किस तरफ ले आए, 0 के इस तरफ, बराबर के इस तरफ ले आए, तो आपका क्या हो गया, प्लस का 7 हो गया। क्लियर है। तो अब आप देखेंगे कि जो x के साथ में वैल्यू लिखी है इसको हम बोलेंगे a1, है ना। ये आपकी वैल्यू कैसी है, a1। जो b1 के साथ में लिखी हुई है इस वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, b1 की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 3, और c1 की वैल्यू क्या होगी हमारी 7। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि a1 की वैल्यू मेरी क्या है यहाँ पे 2 है, और b1 की वैल्यू क्या है मेरी 3 है, और c1 की वैल्यू मेरी क्या है 7 है। इसी तरीके से मैं एक इक्वेशन और मान लेता हूँ। मैं मान लेता हूँ कि मेरी इक्वेशन है कोई 8x प्लस 5y प्लस 3 इक्वल टू 0, या 13 इक्वल टू 0, कुछ भी मान सकते हैं, है ना। 13 इक्वल टू 0। तो आप इस कंडीशन में देखें, इस कंडीशन में आप देखेंगे तो आपका जो a2 है, जैसे a2 है, जब आप इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो आपके a2 की वैल्यू कितनी आएगी, आपकी a2 की जो वैल्यू वो आ रही है 8, है ना। b2 की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, b2 की वैल्यू आएगी आपकी 5, और c2 की वैल्यू कितनी आएगी आपकी
C2 की वैल्यू आपकी आएगी 30। क्लियर है? आपको समझ में आ रहा है किस तरीके से हम A1 B1 C1 और A2 B2 C2 की वैल्यू फाइंड करते हैं। अब जैसा कि आपके पास फर्स्ट कंडीशन दे रखी है कि A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। देखते हैं क्या इसका मतलब है। जैसे A1, तो A1 आपका क्या निकला था 2, है ना। A1 आपका क्या निकला था, यहाँ पे 2 निकला था। और A2 क्या निकला था आपका, देखें A2 आपका निकला था 8। क्लियर है? अब देखें आप कि B1 क्या निकला था आपका, B1 आपका निकला था 3 और B2 क्या निकला था आपका 5, है ना। अगर आप इसको सॉल्व भी कर लेते हैं, मान लो 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8, तो क्या अगर मैं आपसे बोलूं कि 1/4 और 3/5 आपस में बराबर है क्या? नहीं है। इसका मतलब जो आपका A1/A2 है और जो B1/B2 है वो आपस में बराबर नहीं है। और जब ये बराबर नहीं होते हैं तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं कि आपका सिस्टम कैसा है, कंसिस्टेंट है। आपका ग्राफ कैसा है, कंसिस्टेंट ग्राफ है। और सॉल्यूशन कैसा होगा, आपका यूनिक सॉल्यूशन ही होगा। और लाइंस कैसी होंगी, आपकी इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। क्लियर है? उसी जगह मान के चलो, अगर आपका पॉसिबल अगर कुछ इक्वेशन इस तरीके की होती कि आपकी A1 की वैल्यू होती 2 और यहां पर आपकी A2 की वैल्यू होती 4 और आपकी जो B2 की वैल्यू होती वो होती आपकी 3 और सॉरी B1 की वैल्यू होती 3 और B2 की वैल्यू होती 6 या फिर और आपका C1 और C2 यही होता है ना। तो आप अगर देखें तो अगर मैं अब वैल्यूज, अगर ये वाली वैल्यूज मानता, जो मैंने नई वैल्यूज मानी है, इसको मैं रब कर देता हूं, है ना, इसको मिटा देता हूं। तो अगर मैं मानता कि मेरा A1 का वैल्यू 2 है, B1 का वैल्यू 3 है, C1 का वैल्यू 7 है और A2 की वैल्यू अगर मेरी 4 है, B2 की वैल्यू 6 है, C2 वैल्यू 13 है, अगर कुछ ऐसा होता तो क्या होता कि आप देखेंगे कि A2 अपॉन A1, A1 अपॉन A2 तो कितना आता है आपका 2/4, है ना। B1 अपॉन B2 तो ये आपका कितना आएगा 3/6 और आप देखेंगे C1 अपॉन C2 तो ये कितना आ रहा है आपका 7/13। तो आप देखेंगे कि जब आपने इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कितना आ रहा है 1/2। देखिए ये भी 3 1 जा 3, 3 2 जा 4, कितना आ रहा है 1/2। तो ये दोनों तो आपस में क्या है, सेम है। A1/A2 और B1/B2 तो आपस में क्या है, बराबर है। पर क्या ये C1/C2 के बराबर आ रहा है? बिल्कुल नहीं आ रहा है, क्योंकि ये 1/2 है, ये वाला हिस्सा आपका 1/2 है, फिर 1/2 है, लेकिन बाद में क्या है 7/13। तो ये कंडीशन कौन सी है, A1/A2 B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो जब इस तरीके की कंडीशन आएगी आपकी तो आप बोलेंगे आपका सिस्टम कैसा है, इनकंसिस्टेंट है ना। और आपका जो सॉल्यूशन है वो नो सॉल्यूशन है आपका, है ना। और जो लाइंस बनेगी वो कैसी लाइंस बनेगी, पैरेलल लाइंस बनेगी। इसी तरीके से अगर तीनों बराबर होते हैं, मतलब A1/A2 B1/B2 और C1/C2 तीनों आपस में बराबर हो जाते हैं, तो आपका सिस्टम कैसा होता है, कंसिस्टेंट होता है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं और जो लाइंस होती हैं वो किस तरीके की लाइंस होती हैं, आपकी कोइंसिडेंट लाइंस होती है। क्लियर है? ध्यान देने वाली बात यह है कि सिर्फ एक ही कंडीशन ऐसी है, कौन सी वाली कंडीशन, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। सिर्फ ये कंडीशन ऐसी है जब आपकी x और y की वैल्यू पॉसिबल होगी, जब आपकी वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड होगी। अगर ये कंडीशन नहीं है तो ना इस कंडीशन में फाइंड होगी ना इस कंडीशन में फाइंड होगी। क्लियर है? आप अगर क्वेश्चन आता है तो आप इतना लिख के छोड़ देंगे कि नो सॉल्यूशन पॉसिबल या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। क्लियर है? इसमें आपकी x और y की वैल्यू पॉसिबल नहीं होगी। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, है ना। इसको अच्छे से कॉपी में नोट कर लें, रिवीजन कर लें, प्रैक्टिस कर लें। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मेरे को बताएं।